Hello, children. This is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with our chapter number 5 of Social Science textbook. The name of the chapter is Our Responsibilities. In this chapter, we will first see how to take care of our public and private properties and what are our different responsibilities, as well as we will see what are the different process that has to be taken in account to participate in elections. So, first, our topic is how to take care of public and private property. So, before going to this topic, we need to know what are public property and what are private property. So, your first topic is taking care of public and private property. So, you know that there are several things and places in our country. They are the roads, then bridges, parks, buses. You have railways, you have many places like hospital, park, garden, cinema hall. So, all these things are used by the people of our country. So, whatever things I have talked about is built and maintained by government for the use and benefit of the people of our country. So, whatever vehicles, whatever things which all the people of our country use is called as the public property. Now, historical monuments like your Taj Mahal, your Ajanta caves, your Sun Temple, your Tirupati Temple, everything, whatever temple, then your Gateway of India, Qutub Minar, all these monuments are also looked after and maintained by government so that public people or public can come over there, they can appreciate and understand the history of and culture of our country. सो आप देख पा रहे हो कि मैंने बहुत सारे चीज़ों का नाम लिया है। वो चीज़ें आप सबके लिए है, जैसे कि आप खुद विज़िट कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स विज़िट कर सकते हैं, आपके नेबर्स विज़िट कर सकते हैं, दूसरे प्लेसेस के लोग भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी को हर एक पीपल हमारे कंट्री के यूज़ कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं, है ना। रोड में सिर्फ आप नहीं चलोगे, हर एक पीपल को उसमें चलने का राइट है। बस में सबको चढ़ने का राइट है, आपके लोकल ट्रेन्स में सबको चढ़ने का राइट है। गवर्नमेंट किसी को भी ना नहीं बोलती है। आपके पास यदि टिकट है और चढ़ने के लिए हर एक टाइप के रूल्स जो भी गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं उसको आपने फॉलो किया है, तो आप ज़रूर उस सभी चीज़ों को विज़िट कर सकते हो और बस ट्रेन में भी आप आराम से चढ़ सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी. So your main motive that is taking care of public property means whenever you are using the public property, आप यदि रोड से चलते हो, ब्रिजेस से अपने गाड़ी या बसेस से जाते हो, पार्क्स में जाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ये सब चीज़ों को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि आप जैसे बस में चढ़ोगे तो बस का आपने सीट जो है, बस के सीट को आपने ख़राब कर दिया, देन बस के वॉल में आपने कुछ लिख दिया। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप को
नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत ही केयरफुली हर चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। आप जब भी लोकल ट्रेन में चढ़ते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये उनके जो विंडोज़ वगैरह है उनको आप ख़राब ना करें। सो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड आवर ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। जैसे कि आप पार्क में या गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे जो आप सुंदर सुंदर फ्लावर देखते हो, कि कोई आपका जो भी झूला है, सीसॉ है, तो इन सभी चीज़ों को आप जब भी इनको यूज़ करते हो आप उन्हें ठीक तरह से यूज़ कीजिए, आप उनको नुकसान न पहुंचाइए। जैसे कि आप स्विंग में, झूले में आप बैठते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि झूले में जो भी सीट है कि उसका जो चेन है वो सब प्रॉपर हो और आप उसको ज़बरदस्ती ख़राब ना करें। और जो दूसरे बच्चे यदि उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि ये हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबके यूज़ के लिए है, तो आप इसे नुकसान मत कीजिए। आप जब भी कोई भी पब्लिक प्लेसेस को विज़िट करने जाते हो या मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करने जाते हो, जैसे कि आप कभी ताजमहल देखने निकले हो कि रेड फोर्ट देखने निकले हो, गेटवे ऑफ इंडिया जैसे मॉन्यूमेंट देखने के लिए निकले हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन सब मॉन्यूमेंट्स के जो वॉल्स है उसमें आप कुछ भी खराब ना करें, उस पर कुछ लिखावट ना हो और उसको कुछ भी आप नुकसान ना पहुंचाए। सो देर आर सर्टन measures that are to be taken by the people, and that rules are also put up in the public places, where you have to read it and then you have to follow the rules. जब भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी आपके ध्यान में आता है तो आप हमेशा देखते हो कि कोई भी पार्क में हो, कि गार्डन में हो, कि सिनेमा हॉल में हो, कि बस में हो, ट्रेन में हो, सब जगह आपके कुछ ना कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने लिख कर रखते हैं। सो आप देख सकते हो ये सब जनरली दीज स्टेटमेंट्स आर देयर दैट आर रिटर्न on the public places platform. So see, do not spit or do not litter in public place. डू नॉट स्पिट मतलब आपको थूक वगैरह फेंक कर उन मॉन्यूमेंट्स को ख़राब नहीं करना चाहिए, वहाँ पब्लिक प्लेस को गंदी नहीं करनी चाहिए। लीटर मतलब आप वहाँ कचरा कुछ भी ना डालें। जैसे कि आप यदि गार्डन वगैरह में जाते हो तो आप वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर जाते हो तो उसके जो रैपर्स वगैरह होते हैं उसको आप डस्टबिन में ही डाला कीजिए, आप इधर उधर मत डालिए। सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज़ डू नॉट स्पिट ऑन और litter public places. The next one is do not spoil the walls of monuments by scribbling on them. So मैंने आपको पहले ही बताया है कि ताजमहल, लाल किला, then your Gateway of India, India Gate, all these monuments have walls, so do not spoil these walls of monuments by scribbling. कुछ भी वहाँ पे कुछ भी किसी का नाम लिख देना, कि अपना नाम लिख देना, ऐसे करके उसे खराब नहीं कीजिए। नेक्स्ट वन इज डू नॉट डैमेज द सीट्स, विंडोज एंड अदर पार्ट्स ऑफ बसेज एंड ट्रेन। सो आप जब भी बस में या ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आप ध्यान में रखिए कि सीट्स वगैरह को आप डैमेज मत कीजिए, विंडोज़ को भी आप प्रॉपरली हैंडल कीजिए, और कोई भी बस के और ट्रेन के जो भी वहाँ पे पार्ट्स है उसे आप ख़राब मत कीजिए। देन डू नॉट डैमेज द स्ट्रीट लैम्प। सो आप
आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे जो रोड्स है वहाँ पे आपके स्ट्रीट लैम्प मिलेंगे। सो आप मस्ती मजाक में भी उन बल्ब्स को आप ध्यान में रखोगे। आप पत्थर या किसी भी चीज़ों से उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपने बल्ब वगैरह तोड़ दिया पत्थर से या किसी भी और चीज़ से, सो आपको ही अंधेरा, आपके एरिया में अंधेरा मिल जाएगा। सो बी केयरफुल इन ऑल दिस थिंग्स। सो whenever there is a public property, you have to again maintain it and you have to take care of that public properties. Similarly, you need to take care of your private property. Now, what is private property? Is the property that belongs to you and you only. So, जो भी प्रॉपर्टी आपको ही बिलोंग करता है उन प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान में और केयर रखना है। Now see, our house, car, clothes, notebooks and these things all belong to you only. They cannot be used. आपके जो चीज़ है वो दूसरे और यूज़ नहीं कर सकते, और यूज़ करना चाहेंगे तो भी आपका परमिशन लेना ज़रूरी होता है। So as you have the things and places that are owned by yourself, or the things and places that are owned by a particular person is called as प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो जो प्रॉपर्टी आपके अपना हो, आपके खुद के हो, आपके परमिशन के बिना कोई और नहीं ले सकता है, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सा है? पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हर एक लोग हमारे कंट्री के यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। सो लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको अपना चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप हमेशा ये तो बोलने की बात नहीं है, क्योंकि आप सब अपने चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और कोई भी यदि आपकी चीज़ों को नुकसान पहुँचे तो आपको बहुत दुख हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जैसा आप केयर करते हो उसी तरह से आपको अपने पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का भी केयर करना चाहिए। So, as a person who takes care of public as well as private property has a good civic sense and behaves like a good citizen. So, in your previous chapter, you have already learned कि civic sense क्या होता है। अच्छा डिसिप्लिन हो, अच्छा बिहेवियर हो तो आपको गुड सिटीज़न बोला जाता है। उसी तरह से आप यदि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का भी अच्छी तरह से टेक केयर करोगे तो आपको कहा जाता है कि आपको अच्छी बिहेवियरल सेंस है, आपको अच्छा सिविक सेंस है, और इसीलिए आप एक गुड सिटीज़न भी कहलाए जाओगे। सो it is a very humble request that you should always take care of public as well as private property, and whoever is trying to destroy them, you should always tell them not to damage the properties, because government has made that properties for your benefit. So take care, and it is your responsibility to take care of all the properties that are belonging to you and government. Next topic is participating in elections. So what are the different process by which a person can participate in election is being discussed in this topic. If all the people in a country are allowed to function the way they want, there will be chaos all around. The country cannot develop in such a situation and its people will suffer. Therefore, people of country choose some leaders who they consider as capable to work for the welfare of the country.
These leaders get together to form a government to run the country smoothly. The process by which leaders of country are chosen is called election. So first of all, you need to know the definition of election or what is election. आपको सबसे पहले election क्या होता है ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो सब पीपल तो हमारे लीडर नहीं बन सकते है ना। सब जन 180 करोड़ पीपल विल स्टार्ट टेलिंग के मैं लीडर बनूंगा, तो ऐसे करेंगे तो हम किसको लीडर बनाएंगे। तो इसलिए क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल है कि हम एक हमारे बीच जो सबसे नॉलेजेबल पर्सन होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपना लीडर बनाते हैं और उस लीडर को हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं। तो ये सिचुएशन के लिए आपको एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, वो है आपके क्लास में। ठीक है, आपके क्लास में बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं तो सब तो मॉनिटर नहीं बनते हैं ना, सिर्फ एक ही मॉनिटर बनता है। तो मॉनिटर बनने के लिए सब लोग क्या करते हैं, सब जन वो जो पर्सन रहता है वो पर्सन को सब मिल के बोलते हैं कि हमें ये जो बच्चा है ये हमारा मॉनिटर होना चाहिए। तो सब लोग उस बच्चे को पसंद करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि हम इसको मॉनिटर बनाएंगे। तो मॉनिटर क्या होता है, लीडर ऑफ द क्लास। ओके, सो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी टीचर जो भी आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती है वो क्या करती है, टीचर अपने मॉनिटर को बोल देती है, मॉनिटर आके पूरे क्लास में अनाउंस करता है। उसी तरह से आपको भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बोलते हो, आप मॉनिटर को बोलते हो कि तुम जाके बताओ टीचर को कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। फिर क्या करता है, मॉनिटर जाता है आपका प्रॉब्लम टीचर के पास जाके डिस्कस करता है और फिर टीचर जो भी बोलना चाहेगी वो आकर बोल देती है। तो मॉनिटर इज़ लाइक अ लीडर। ओके, सो मॉनिटर छोटे से क्लास का होता है और लीडर क्या होता है, लीडर हमारे पूरे कंट्री का, जो हमारे पूरे एरिया का जो पर्सन होता है उसे हम लीडर कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे हर एक स्टेट में एक एक लीडर होता है। तो the state leader is called as the chief minister and country's leader is called the prime minister, president. Okay, so जो भी हमारे स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम उस स्टेट का रहता है वो जाके अपने पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो वो वहाँ पे जो लीडर रहते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सुनते हैं और फिर वो उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसीलिए जो भी लीडर को हम चूज करते हैं तो दैट चूजिंग ऑफ लीडर इज कॉल्ड एज द इलेक्शन। ठीक है, सो चूजिंग ऑफ लीडर इज कॉल्ड एज द इलेक्शन। नाउ इलेक्शन इन अवर कंट्री, एक बार हमने लीडर को चूज कर लिया, उसके बाद वो लीडर हमारा कंट्री में 5 ईयर्स तक वो रूल करता है। उसके बाद 5 ईयर्स के बाद हमको जब भी लीडर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर से इलेक्शन करते हैं। So here in this paragraph you can see that election in India are held after every 5 years. People who vote in elections to choose their leaders are known as voters. So after every 5 years our leader is changed by electing, or election is held after every 5 years to bring a new leader. ओके, सो पीपल व्हाट दे डू, पीपल कैसे चूज करते हैं लीडर को, दे वोट
and then they choose their leaders. So people who vote are called as voters. जो people है जो voting करते हैं उनको क्या बोलते हैं? voters. सो वोटर्स कैस कौन होते हैं? आप छोटे बच्चे हो, आप वोटर्स नहीं बन सकते हो। तो वोटिंग के लिए आपको 18 ईयर्स एंड अबव होने की ज़रूरत है। आपको जब 18 ईयर्स का एज होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे वोटिंग के लिए, ठीक है। सो 18 ईयर्स एंड अबव आर द पर्सन्स हु आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन। तो जब भी वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, तो आपने सुना होगा कि आपके मम्मी डैडी बोलते हैं कि आज वोटिंग के लिए जाना है। तो क्या करते हैं वहाँ पे? तो वोटिंग के लिए जब वोटिंग जब होता है उस टाइम पे आपके एरिया के जो भी कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, वो आके आपको पहले सबसे पहले एक पेपर दे के जाते हैं और पेपर में लिखा होता है कि आपका वोटिंग डे कौन सा है, वोटिंग टाइम कौन सा है, ये सब चीज़ें वो लेकर जाते हैं और आपको वोटिंग के लिए कहाँ पर जाना है। तो इस तरह आपको डे, टाइम और प्लेस बोलकर वो जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि इस दिन पे आपका वोटिंग है, तो आप क्या करते हो? आप उस जगह पे, जिस जगह पे आपको बताया गया था, उस जगह पे आपको जाना पड़ता है। तो आप जब उस जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिलता है। तो वहाँ पे लिस्ट में आपको आपका नाम देखना पड़ता है। तो जब भी जिस लिस्ट में आपका नाम होगा उस हिसाब से आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपका नंबर आएगा आपको अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुलाने के बाद आपका जो भी वोटिंग कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, ये सब आप वहाँ गवर्नमेंट के लोग देखते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं और आपको एक मशीन की तरफ जाने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही आप मशीन की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आप जाकर देखोगे कि वहाँ पे मशीन में बहुत सारे सिंबल्स दिए रहते हैं। तो आपको पता होगा कमल का फूल, सीटी, फिर हाथ का पंजा, ये सब सिंबल्स रहते हैं। सो वहाँ पे आपको जाकर देखना पड़ता है कि कौन से सिंबल में आपको आपको वो बटन प्रेस करना पड़ता है। जो सिंबल में आपको वोट करना होगा आप वो सिंबल को आप उस सिंबल के सामने वाला बटन दबा देते हो। दबाने के बाद आपको फिर वापस आना, घर पे वापस आ जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। मैंने बोला था आपको कि जो भी प्लेस है वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ पे रूम है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं लाइन में। तो यहाँ पे ये लोग अपना नाम के साथ अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब लेके खड़े होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे एक टीचर बैठी है, एक मैडम बैठी है। वो देखिए कुछ तो देखकर वहाँ पे रजिस्टर में मार्किंग कर रही है। तो यहाँ पे जो लेडी खड़ी है वो अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब उनको दे रही है, अपना नाम बोल रही है। तो ये उस लिस्ट में अपने नाम उनके नाम को देख रही है और फिर टिक मार्क कर रही है। उसके बाद आपको देखिए, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मशीन आपको दिख रहा है, मशीन, हाँ, और ये मशीन देखिए एकदम साइड में है। ये मशीन को जब भी आप वोटिंग करते हो तो ये वोटिंग जो है ये आपका, तो ये जो वोटिंग मशीन है ये आपका एकदम हिडन प्लेस, मतलब एकदम साइड में रखा रहता है। ये जो भी वोटर यहाँ पे आता है वो छुप कर ही, उसे कोई देख नहीं पाता है कि वो कौन से
उसने कौन से सिंबल को वोट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो द मशीन यूज्ड फॉर वोटिंग पर्पस इज कॉल्ड एज voting machine. So you can see voting is done by pressing a button next to the candidate's name and symbol. So वो जो भी बटन प्रेस करेंगे उनके जो भी उनको पसंदीदा उनका सिंबल होगा कि कैंडिडेट होगा, उनके वहाँ के बटन को वो प्रेस करते हैं। और इस मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बटन्स भी है। तो वो बटन्स में आपको जो भी आपको जिसके नाम पे भी आपको वोट देना है, आप वो बटन को प्रेस करोगे। तो जैसे ही प्रेस करोगे आपको एक बीपिंग साउंड मिलेगा और इसके बाद आप वहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब आपने वोटिंग कर दिया, आपका वोट मिल गया। उसके बाद वोटिंग ख़त्म होने के बाद दैट टाइम द people are ready to कैलकुलेट द वोट। अभी जितने वोट्स आए हैं उनको फिर वो क्या करते हैं, वो उसको कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे हम लीडर डिक्लेयर करते हैं। एंड holding an election requires a lot of planning and preparation. A body called election commission plans and holds the election. So जो भी वोटिंग का डेट है, आपका प्लेस है, आपका टाइम है, ये सब चीज़ें कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। ये एक ग्रुप है जो हमारे कंट्री में जब जब वोटिंग होता है उस टाइम पे ये जो ग्रुप है ये इनका पूरा प्लानिंग करता है। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इज़ ऑल्सो अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो जब भी हमारा वोटिंग का काम पूरा होता है और जो कैंडिडेट को हम इलेक्ट करते हैं उसका नाम भी इलेक्शन कमीशन ही बोलता है। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ता है कि कौन हमारा लीडर बना है। और जिस कागज पीस ऑफ पेपर में हम वोट डालते हैं उसे कहते हैं बैलेट पेपर। Now you can see the paper in which we are giving vote is called ballot paper. Okay, so election commission is announcing everything and they are planning all the election plans. Okay, now as a responsible candidate, a citizen of our country of age 18 and above should vote in the election. So जब भी आपके वोटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपको ज़रूर वोट करना चाहिए और ये आपका ड्यूटी भी है और आपका राइट भी है। ओके, सो आपको जब भी आपका एज 18 ईयर्स और अबव है तो आप ज़रूर वोटिंग करने के लिए जाइए, क्योंकि यदि आप वोटिंग करने के लिए नहीं जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लीडर हमारा अनाउंस होता है वो लीडर आपके पसंद का कैंडिडेट ना हो। सो इसीलिए आपको वोटिंग करने ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको बुरा ना लगे कि अरे मैंने वोट नहीं किया तो ये वाले लीडर को मुझे पसंद नहीं है और ये वाला लीडर हमारा लीडर बन गया है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सब वोट करोगे तो आपके पसंदीदा और आपका पसंद वाले कोई लीडर आपका इलेक्शन में सक्सेसफुल हो। Since the right to vote is important, we must also use the right carefully. We must not get influenced by anyone else. We should think and vote for the right person who will work for the good of the country. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो कि जो पर्सन ठीक नहीं है, आप सोचते हो ये आदमी ठीक नहीं है, फिर भी आप सोचते हो कि मैं इसे वोट देता हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो पर्सन हर तरफ से अच्छा हो वो पर्सन यदि हमारा लीडर बनेगा तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात होगी और हमारे कंट्री के लिए भी अच्छी बात होगी। तो
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे कंट्री में जो भी 18 ईयर्स है और उससे अबव है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड बट ही शुड हैव गुड मोटिव फॉर आवर कंट्रीज बेनिफिट। उनको जो भी लीडर बनता है उनके ध्यान में हमेशा ये रहना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो हमारे देश के लिए और देश के पीपल के लिए अच्छा हो। सो whoever is the leader of our country should have that mentality in mind that we should work for our people and country. Okay, so whoever is our leader, they should be good and they should work for the benefit of each and every people and the country. So here is your chart. You have to write the name of your present prime minister, your president and present vice president. So आपको इन तीनों के नाम पता है, आप नाम लिखिए और कौन से ईयर में उनको इलेक्ट किया गया था वो भी आप गूगल सर्च से सर्च करके लिख लीजिए. Now for the exercises, you can go through the PDF whatever is sent to you. So please go through the lesson and do the question answer whatever is given in the exercise and refer your answer key given to you. Thank you.